फ्रेंड्स, मैं हूं वेद शुक्ला और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल सीधे दिल से वेद शुक्ला। हम अपने चैनल पर सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को स्टार्ट कर चुके हैं और सामान्य अध्ययन में जिस सब्जेक्ट को हमने सर्वप्रथम ऑप्ट किया है वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के शुरुआती वीडियोज हमने सिलेबस और स्ट्रेटजी नाम से डाला था, पाठ्यक्रम एवं रणनीति, जिसमें पाठ्यक्रम और पढ़ने पढ़ाने के अप्रोच की चर्चा की और उसके बाद हमने बांटे हुए 5 यूनिट में चूंकि हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया था, हमने यूनिट 1 के टॉपिक स्टार्ट कर दिए। यूनिट 1 का पहला टॉपिक देशी रियासतों का एकीकरण वीडियो के तौर पर जा चुका है। दूसरा टॉपिक संविधान सभा, इस टॉपिक को भी हमने, चूंकि बड़ा टॉपिक था, 3 पार्ट में बांट करके इसको बनाया और इसके तीनों के तीनों पार्ट जा चुके हैं और आज एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन। इससे पहले कि इस टॉपिक से रिलेटेड बातें शुरू करें, हम ये जान लें कि एक्चुअली ये राज्य पुनर्गठन टॉपिक है क्या। दरअसल हम आजाद हुए थे और एक लंबी गुलामी के बाद ये आजादी हमें मिली थी। हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। आजादी के पहले का भारत व्यवस्थित तौर पर विभाजित नहीं था, इसमें कोई शक नहीं। कहीं बड़े प्रांत हुआ करते थे तो कहीं छोटे प्रांतों के विभाजन का कोई सुनिश्चित आधार भी नहीं था। इसलिए आजाद भारत में, जिसमें हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है और भारत को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना है, हमारी पहली चुनौती थी कि हम भारत का निर्धारण करें, भारत के प्रांतों का विभाजन सुनिश्चित, सुनियोजित, समुचित तौर पर करें और उसके बाद विकास की गति को आगे बढ़ाएं। इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पहला इशू था। अच्छा, ये तो तय था कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। फिर राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या? आधार को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा था और एक बड़ी मांग जो जनता की तरफ से उठ रही थी, बहुत से क्षेत्र उसमें शामिल थे, जो ये कह रहे थे कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को बनाया जाना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों की सीमा का निर्धारण। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता और पूरी तरह से अगर ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसी एक आधार पर हुआ होता तो आज तस्वीर क्या होती। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वाले, उड़ीसा में सिर्फ जो है उड़िया बोलने वाले, आंध्र प्रदेश में सिर्फ तेलुगु बोलने वाले, तमिलनाडु में सिर्फ तमिल बोलने वाले। ऐसा नहीं लगता कि फिर हम अपने ही देश में जो है विदेशी जैसा ट्रीटमेंट पाते, एलियन जैसे नजर आते। एक जो है अवधी भाषा भाषी क्षेत्र का व्यक्ति अगर जो है महाराष्ट्र पहुंचता और उसे कोई जो है कम्युनिकेट करने वाला न मिलता अपनी जबान में, तो कैसी स्थितियां बनती। और भाषा संवाद है, संवाद कायम करने का एक सशक्त माध्यम है। संवाद ही है जो रिश्तों की आधारशिला रखता है। ऐसे में अगर हम भाषा के स्तर पर नहीं जुड़ते तो मनोभाव के स्तर पर जुड़ना और मुश्किल हो जाता। बात तो ठीक है कि ऐसा करना उचित नहीं था और ये शायद उस वक्त हमारे रहनुमाओं को भी पता रहा होगा, लेकिन ये मांग बहुत तेजी से उठ रही थी और अगर मांग सतही हो तो उसमें तात्कालिक बल बहुत ज्यादा होता है। जाहिर तौर पर इस मांग में भी तात्कालिक बल बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर के जब ये तय हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन करना है तो क्या क्या हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये सब हमें इस टॉपिक में पढ़ना। वैसे हम इस टॉपिक को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से। पहला, गठन के आधार को लेकर उत्पन्न परिस्थितियां, यानी कौन सी मांग थी, उन मांगों से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन सी कवायदें की। दूसरा, प्रमुख राज्य और गठन वर्ष, यानी वर्तमान समय में भी प्रश्न अक्सर आप देखते होंगे आते रहते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया, या फिर नागालैंड का कब किया गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक तरफ कॉलम में 4 स्टेट दे देता है, दूसरी तरफ 4 वर्ष दे देता है, स्थापना वर्ष, और आपसे कहता है सुमेलित कीजिए। तो ये भी एक प्रश्न का विषय है कि प्रमुख राज्य, सारे नहीं, सारे याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर ज्यादा जिज्ञासा हो तो अपने फ्रंट पर करते रहिए, पर यहाँ हम प्रमुख राज्य और गठन वर्ष देखेंगे। साथ ही में इस विषय से अंतर संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा करेंगे। जैसे इस वक्त हमने तमाम जोन में भारत को बांट रखा है, वो सांस्कृतिक जोन हो या कुछ और हो, वो क्या है, या फिर रियासतों के गठन को लेकर के कभी कभी बटलर कमेटी का जिक्र आता है, उस बटलर कमेटी की हकीकत और उसका जुड़ाव किससे रहा है, ये सारी बातें हम यहाँ देखेंगे। तो इस यूनिट को अगर 3 पार्ट में बांट कर पढ़ना है तो गठन के आधार को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों से हम शुरुआत करते हैं। आइए जरा जुड़िए मुझसे। आपकी सुविधा के लिए फ्रेमिंग कर दी है मैंने और उसी से इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे गठन के आधार को लेकर उस वक्त जो माहौल था वो माहौल कुछ ऐसा था कि भाषा के आधार पर मैंने आपको बताया कि राज्यों के गठन की मांग मुखर रूप से उठाई जा रही थी और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस दौर में 27 नवंबर 1947, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति यानी जज
न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जरिए 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। सरकार के सामने यदि किसी विषय पर स्पष्टता को प्राप्त करना मुश्किल हो रहा होता है तो उसका सहारा लेते हैं वो आयोग और समितियों का गठन करके, जो इस विषय में स्पेशलाइज्ड होती हैं, पर्याप्त समय देती हैं, उसके पक्ष विपक्ष पर विचार करती हैं और फिर उन्हें सिफारिशें सुझाव प्रेषित करती हैं। तो जाहिर तौर पर यह भी एक विषय था जिसका समाधान आवश्यक था। तो सरकार के जरिए भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया एस के धर की अध्यक्षता में। चूंकि इसके अध्यक्ष एस के धर हैं, इसलिए कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि धर आयोग का गठन किस वर्ष में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, भाषाई प्रांत आयोग हो या धर आयोग दोनों एक ही है। इस आयोग का गठन मैंने कहा 27 नवंबर 1947 में किया गया। आयोग ने इस पर इनके सारे पहलुओं पर विचार किया और वो तारीख थी 10 दिसंबर 1948 जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। और रिपोर्ट में विधिवत स्पष्ट रूप से आयोग ने कहा कि राज्यों के गठन का आधार भाषा को न बनाकर भौगोलिक, वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से तय किया जाना चाहिए। बात तो सही थी। अगर राज्यों का विभाजन हम इस अपेक्षा से करते हैं कि उसके विकास को आगे बढ़ा सके, विकास को हर कोने तक पहुंचा सके और सारे पहलुओं से जो है पर अपना नियंत्रण कायम कर सके, तो ये प्रमुख आवश्यकताएं हैं। चाहे वो भौगोलिक आवश्यकता हो, क्योंकि भौगोलिक विविधताओं के आधार पर हमारी मांगे भी बदलती रहती हैं, जरूरतें भी बदलती रहती हैं। वो चाहे वो वित्तीय आवश्यकता हो या प्रशासनिक सुविधा, इन तीनों ही अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए। और यही रिपोर्ट थी धर आयोग की, जो 10 दिसंबर 1948 में आई कि राज्यों के गठन का आधार भौगोलिक, वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा को बनाया जाना चाहिए, न कि भाषा। अच्छा, रिपोर्ट आ गई, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि प्रेशर गुड की तरह काम कर रहे थे वो लोग जो भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे। उस दबाव समूह के दबाव में या फिर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना हो जाए, इस बात को जांचने परखने के लिए इस रिपोर्ट के दृष्टिगत कांग्रेस कार्य समिति ने जेवीपी आयोग का गठन कर दिया। यानी अब इस बात को फिर से वेरीफाई किया जा रहा है। जेवीपी आयोग मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभ सीतारमैया। इन 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने के नेतृत्व में जेवीपी आयोग का गठन किया गया। आयोग का नाम ही इनके नाम के पहले अक्षर से रख दिया गया। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना लाग लपेट के इस आयोग ने भी 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उचित नहीं। आपको क्या लगता है, वो लोग जो लंबे अरसे से इस मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं, क्या वो उसे आसानी से डाइजेस्ट कर ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और इस वजह से सुगबुगाहट तेज हो गई। एक तरफ तो इस तरह के विचार आ रहे हैं कि भाषा को राज्यों का गठन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ तेलुगु भाषियों ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में, नाम स्पष्ट कर दूं, पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। उनको समझ में आ गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया। लगातार 56 दिनों तक आमरण अनशन चला और श्रीरामल्लू की इस आमरण अनशन के उपरांत मृत्यु हो गई। जैसे ही रामल्लू की मृत्यु हुई, आंदोलन उग्र हो उठा और सरकार का दबाव में आ जाना लाजमी है। अभी तो सही सही हमने व्यवस्थाएं कायम भी नहीं की और इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए हम तैयार नहीं थे। हुआ ये कि पंडित नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को विवश होकर भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश के गठन को स्वीकृति दे दी। एक नहीं, सैकड़ों बार विविध एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा? जवाब है आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 में। और किन परिस्थितियों में, ये आपने जान लिया। अच्छा, ये स्वीकृति दे देना सिर्फ समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या को विविध आयाम देना है।
क्योंकि जब एक तरफ आप इस तरह की बात स्वीकार कर लेते हैं किसी एक स्टेट के रेफरेंस में, तो जाहिर तौर पर अन्य लोग रुकने वाले नहीं है। परिणाम यही हुआ कि अब तेजी से अन्य भाषा भाषियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू कर दी। लेकिन ये तो पंडित नेहरू तब भी जानते थे और आयोग की सिफारिशें भी यही कहती थी कि ऐसा करना दूरगामी दृष्टि से फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए एक बार फिर से इस विषय पर पुनर्विचार किया जाना लाजमी प्रतीत हुआ। क्या फिर विचार के लिए 1953 में ही आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित किया गया और 1953 में ही एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया। 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति फजल अली। कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध किस विषय से, तो आपको पता है किस विषय से, किस वर्ष से, तो आपको पता है 1953 से। अध्यक्ष कौन, तो न्यायमूर्ति फजल अली। और 2 अन्य सदस्य, क्योंकि 3 सदस्य मैंने कहा, 2 अन्य सदस्य हैं, पहला हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा के.एम. पडिक्कल। 1953 में इस आयोग का गठन किया गया। 1953 में इस आयोग के गठन के बाद 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने भी मुखर तौर पर कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन आवश्यक नहीं। लेकिन थोड़ा सा चालाकी से काम लिया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन केवल भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि भौगोलिक, वित्तीय, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इनकार नहीं किया, लेकिन कुछ चीजों को और उसके साथ जोड़ करके मजबूती दे दी, जिससे कि भाषा अगर कहीं एक फैक्टर है भी तो केवल भाषा नहीं होगी, उसके साथ बाकी बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। जाहिर तौर पर राज्य पुनर्गठन आयोग की इस रिपोर्ट पर मुहर लगा दी गई और इसी को आधार बना करके फिर भारत में पारित हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और आगे राज्यों के गठन का आधार यही अधिनियम